प्रिय शिष्य ध्यान दो। क्लास मैं 8th की बात कर रहा हूँ, क्लास 8 हिंदी के लिए। कल की वीडियो में मैंने आपको लाख की चूड़ियाँ पाठ में प्रारंभ करवाया है, जो किसके द्वारा लिखित है? कामतानाथ के द्वारा। जो कामतानाथ क्या है, इसमें लेखक है। याद रखना, लाख की चूड़ियाँ क्या है? कहानी है। लाख की चूड़ियाँ क्या है? कौन सी धारा है इसकी? कहानी। याद रखना। तो कहानी मैंने आपको पाठ हमारी किताब चलती है वसंत 3 में, जो आपकी पुस्तक है उसमें दे रखा है लाख की चूड़ियाँ, जो आपको उस पुस्तक से, आपको जो हमारी पुस्तक है इस पुस्तक से क्या करना है? ये पाठ पढ़ना है। और कल मैंने पढ़ाया भी था, अगर आपके पास पुस्तक उपलब्ध नहीं है तो जल्दी से जल्दी आप अपने विद्यालय के संस्थापक महोदय से संपर्क कर और पुस्तकें खरीदें, क्योंकि पुस्तक के बिना आपका पाठ समझ में नहीं आएगा। वैसे तो वीडियो है, पुस्तक की पूरी भरपाई कर रहा है वीडियो, लेकिन एक तो आपके पास पुस्तक और एक वीडियो। पुस्तकें पढ़ी है, लाइट नहीं आई तो भी हम पुस्तक के जरिए क्या अध्ययन कर लेते हैं। लाइट आती है, फोन हमारा चार्ज है नहीं, लाइट नहीं आई, तो ऐसे में हम क्या फोन और लाइट के भरोसे बैठे रहते हैं। तो कुल मिलाकर के हमें अनेक प्रकार के जो हमारे व्यवधान हैं, उन व्यवधानों को ध्यान में रखते हुए आप सभी क्या प्रत्येक सब्जेक्ट की पुस्तकें आप अपने संस्थापक महोदय से प्राप्त करें और संपर्क करें। आगे देखो, आप आज इस पाठ को, आगे का पाठ है लाख की चूड़ियाँ, ठीक है। इसको आगे पढ़ते हैं, तो आप पुस्तकें देखो, ठीक है। विद्यार्थी ध्यान दो, यहाँ 8th क्लास के बच्चे, हमारी कहानी चल रही है लाख की चूड़ियाँ। कल मैंने यहाँ तक पढ़ा दिया था, यहाँ तक से प्रसंग व्याख्या की थी। तो पहले मैं यहाँ फिर वापस से प्रसंग व्याख्या में से प्रसंग की बात करता हूँ। तो देखो, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 से संकलित है। याद रखना, दोबारा बोल रहा हूँ, प्रसंग और संदर्भ है इसका, क्योंकि हम जो व्याख्या करेंगे, व्याख्या गद्य में भी होती है और व्याख्या पद्य में भी होती है। जब आप व्याख्या की बात करेंगे तो बोर्ड पर मैं व्याख्या का फॉर्मूला आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैंने एक बार बताया भी था कि व्याख्या में 4-5 स्टेप होते हैं, ठीक है। तो पहले आप तो क्या करना है, हमें पाठ पढ़ना है, और पाठ पढ़ करके अच्छी तरह समझ में आ जाए, उसके पश्चात में आपको व्याख्या का जो फॉर्मूला है, तरीका है, वो पंक्तियाँ या पंक्तियाँ हैं, पद हैं या गद्यांश हैं, आपको लेकर के मैं कराऊंगा, ठीक है। पद होता है पद्यांश में, और गद्यांश होता है गद्य में, ठीक है भाई। ये चीज़ भी आपको बतानी है, तो आप तो समझते ही हो। जो कविता लिखी गई है वो तो काव्य भाग होता है, कविता भाग होता है, पद्य भाग होता है, और जिसमें बड़े बड़े लेख लिखे गए हों वो होता है गद्यांश होता है। समझ गए हो? तो देखो, यहाँ ये गद्यांश है, हमारी कहानी है जो गद्यांश के द्वारा गद्यांश में रचित है। बदलू। तो प्रसंग सुनो पहले, इसका प्रसंग या संदर्भ। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 से लिया गया है। वसंत भाग 3 से लिया गया है। इसमें लेखक कामतानाथ, इसमें लेखक कौन है? कामतानाथ के द्वारा लिखित लाख की चूड़ियाँ नामक कहानी से हैं। किससे हैं? लाख की चूड़ियाँ नामक कहानी से हैं। इस अंश में लेखक ने बदलू के लाख की चूड़ियाँ बनाने के काम को देखकर उसका वर्णन किया गया है। जो हम पढ़ा रहा हूँ मैं,
बताऊंगा अब इसमें बताया गया है, क्या बताया गया है इसमें कि कि लाखी चूड़ियाँ जो बनाने का काम है, उस काम को देखकर वह बहुत ही प्रसन्न होता है और उसका यहाँ वर्णन किया गया है। तो देखो, पढ़ो और समझो। बदलू यह कार्य सदाई एक मचिए पर बैठकर किया करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। तो याद रखना, इसमें क्या बताया गया है कि बदलू था कारीगर, वो अपना जो भी काम करता था मचिया पर बैठ कर ही करता था, जो मचिया क्या था, पुराना था। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता था। जिससे पुराने आदमी होते हैं ना, कोई भी काम करते हैं या बात करते हैं, अपने हुक्के को पीते रहते हैं और अपना काम करते हैं, बातचीत करते रहते हैं। उसी प्रकार बदलू भी क्या करता था, हुक्का बीच बीच में पीता रहता था। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास ही बीतता था। तो कामदान नाथ हैं, वो क्या कह रहे हैं यहाँ लेखक कि मेरा दोपहर का समय अत्यधिक कहाँ बीतता था, उनके पास में जाकर के ही बीतता था। मैं उनके पास चला जाता था और मेरा समय बीतता था। वह मुझे लल्ला कहा करता और मेरे पहुँचते ही मेरे लिए तुरंत एक मछिया मंगा देता। वो मुझे क्या कहता था, लल्ला। लल्ला लाड प्यार से कहे जाने वाला एक शब्द है। लल्ला अपने बच्चे के लिए होता है, लल्ला लाल बच्चा, ठीक है भाई, पुत्र के समान। हाँ, और पहुंचते ही मेरे लिए क्या मंगवाता था, वो एक मच्छियाँ मंगवाता था, अर्थात चौकी जिसे कहते हैं। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता और मैं बहुत लंबे समय तक, अर्थात बहुत देर तक क्या करता, मैं वो चूड़ियाँ बनाता ना, मैं उसको देखता रहता था। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता और वो रोजाना है लगभग कितनी 4-6 सेट चूड़ियों के बनाता था। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। वो क्या करता था, जब चूड़ियाँ बना करके क्या करता था, उसको वो बेलन पर चढ़ाता और चढ़ाकर कुछ क्षण, थोड़ी देर के लिए वो क्या करता था, चुपचाप उन चूड़ियों को देखता रहता था। इस प्रकार देखता था कि मान लो कि कोई नववधू, नई दुल्हन कोई उसके पास चूड़ियाँ पहनने के लिए आई हो और उसकी कोई कलाई हो। इस प्रकार से बड़े ही शांत और चुप भाव से वो देखता रहता था कि कहीं किसी प्रकार से कोई कमी न हो जाए चूड़ियों में, और पहनते ही पसंद आए चूड़ियाँ और उसको खरीद ले, ये भी भाव उसके मन में था। हाँ, बदलू मणियार था। बदलू क्या था, मणियार जाति का था। मणियार था, मणियारी का कार्य करता था। कुल मिलाकर चूड़ियाँ बनाने का कार्य करता था। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था। चूड़ियाँ बनाना उसका क्या था, अपने माता पिता का दिया हुआ या माता पिता का चलता हुआ एक पेशा यानी व्यवसाय या कार्य था। उसके माता पिता भी चूड़ियाँ ही बनाते थे, दादा परदादा भी चूड़ियाँ ही बनाते थे, तो वो भी चूड़ियाँ बनाता था। जो दादा परदादा माँ बाप से प्राप्त हुआ है वह क्या कहलाता है, पैतृक। और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। अपनी कला में वो निपुण था, बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी, अर्थात उसके हाथ से बनाई हुई चूड़ियाँ क्या है, हाथों हाथ थोड़े से दिन समय में ही क्या हो जाती थी, बिक जाती थी। क्यों? क्योंकि पूरी मेहनत से उसका कार्य किया गया था, उसके द्वारा कार्य किया गया था, जिससे वह चूड़ियाँ न दूर से देखते ही सुंदर लगती, सुंदर ही नहीं बहुत अच्छी भी लगती थी। सबका मन कहता भाई, मैं जो औरतें थी सारी औरतों का मन ये होता है कि चलो मैं ये चूड़ियाँ पहन लेती हूँ। हाँ,
उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां ही पहनती थी। इतनी अच्छी चूड़ियां थी, सारे गांव की औरतें थी, वह बस उसके हाथ से बनाई गई चूड़ियां ही पहनती थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियां ले जाते थे, और आसपास के जो गांव के लोग थे, दूर दराज में रहने वाले लोग थे, वो भी क्या उनके हाथ से बनाई हुई चूड़ियां ले जाते थे। परंतु वह कभी भी चूड़ियों का पैसे से बेचता न था। लेकिन उसकी एक विशेषता थी, चूड़ियों को कभी भी पैसे से नहीं बेचता था, अर्थात पैसे में नहीं बेचता था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। बस वो क्या करता था, इस प्रकार बेचता चूड़ियों को जैसे वस्तु विनिमय, यानी एक वस्तु देकर के दूसरी वस्तु लेना, वो होता है वस्तु विनिमय। तो इसी प्रकार वह भी चूड़ियों को देता और दूसरी वस्तु लेता था। और दूसरी वस्तु क्या लेता, अनाज, और लोग अनाज के बदले उसे चूड़ियां ले जाते थे, अनाज ले जाते थे और चूड़ियां ले जाते थे। बदलो स्वभाव से बहुत सीधा था, अर्थात उसका स्वभाव बहुत ही सीधा साधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसर पर वह अवश्य ही जिद पकड़ जाता था। वो किसी से लड़ते झगड़ते उसने कभी देखा नहीं। हाँ, एक बात जरूर थी उसके चरित्र की, कि जब शादी विवाह होता था तब वह जिद करता, नहीं मुझे इतने रुपए दो, इतना पैसे, इतना अनाज चाहिए, इतने रुपए चाहिए। तो इस प्रकार वो जिद करता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियां ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। लेकिन उसकी क्या स्थिति थी कि वो चाहे जीवन में कितनी ही चूड़ियां ले जाए, लेकिन उसके घर में जो विवाह का जो मांगलिक कार्य होता था, उस कार्य में वह उस चूड़ियों का पैसा लेता था, अतः सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। उस समय क्या सबका मन क्या प्रफुल्लित होता है, प्रसन्नचित होता है। क्यों? क्योंकि विवाह का कार्य, मांगलिक कार्य है, वो सबको उत्साहित करता है। सब उस समय क्या मौज मस्ती में रहते हैं और दान भी करते हैं। इसलिए सुहाग के जोड़े का महत्व ही और था। क्यों? क्योंकि वहां सुहाग का अर्थ होता है, क्या होता है सुहाग का अर्थ? सुहाग, कि कई वर्षों तक, कहता है पीढ़ी दर पीढ़ी ईश्वर के द्वारा बनाए गई जो कृतियां हैं, उस कृति का साथ साथ होना। हाँ, सुहाग के जोड़े का महत्व ही और था। मुझे याद है कि मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था। एक बार की बात मुझे याद आ गई, जब मेरे मामा की लड़की की शादी थी, विवाह था, उस विवाह में एक छोटी सी बात के लिए वो क्या हो गया था, बिगड़ गया था, गुस्सालू हो गया था। और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। उसको मनाने के लिए बहुत ही समय लग गया था। लोहा लेना मुहावरा है, अत्यधिक परिश्रम करना। तो उसको मनाने में बहुत ही परिश्रम करना पड़ा था। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते। जब वो चूड़ा था ना, विवाह होता था, तो उस चूड़े का अर्थात उस चूड़ियों का भाव इतना हो जाता था कि उसकी घरवाली के लिए बहुत सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए तो मिलते सो अलग है। तो इस प्रकार से वह ये कार्य करके, चूड़ियों का कार्य करके बहुत ही खुश रहता था। थैंक यू भाई। ठीक है, यहाँ तक पढ़ा।